आमिर खान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना डेब्यू 1988 की मंसूर खान डायरेक्टेड कयामत से कयामत तक से की। आज ये चेहरा इतना फेमिलियर हो चुका है कि यू कैन नॉट इमेजिन इंडियन सिनेमा विदाउट दिस मैन। ही वाज एंड इज अमॉन्ग पीपल जिन्होंने बॉलीवुड को वर्ल्ड क्लास सिनेमा का दर्जा देने में मदद की। 1986 में विंस्टन ग्रूम की फेमस नॉवल फॉरेस्ट गम पर इसी नाम से 1994 में एक फिल्म बनाई गई जिसको रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने डायरेक्ट किया, स्टारिंग लेजेंड्स लाइक टॉम हैंक्स, रॉबिन राइट, सैली फील्ड, गैरी सिनीज एंड मैनी मोर। अब 2018 में आमिर खान ने अनाउंस किया था कि ही हैज़ बॉट द रीमेक राइट्स ऑफ फॉरेस्ट गम फ्रॉम पैरामाउंट पिक्चर्स और इसकी हिंदी एडॉप्टेशन को लिखा था अतुल कुलकर्णी ने। और जितने लोग ज़्यादा फिल्में देखते हैं उनको पता होगा कि हाउ ग्रेट ऑफ एन एक्टर अतुल कुलकर्णी इज़। मैं एक सिनेफाइल हूँ, सिर्फ रिकमेंडेड मूवीज़ नहीं देखता बल्कि सिनेमा को एक्सप्लोर करना इज़ माई पैशन और मेरी अप्रोच इन चीज़ों को लेकर हमेशा बड़ी रहती है। और अगर कोई अचानक मुझसे पूछ लेता है कि तुम्हारी सबसे फेवरेट फिल्में कौन सी हैं, तो दो ऐसे नाम हैं जो विदाउट एनी गोइंग थ्रू इन पाइल्स मेरे ज़हन और ज़बान पर आ जाते हैं। पहली फिल्म है 2018 की सी प्रेम कुमार डायरेक्टेड इन 96 स्टारिंग द स्वीटेस्ट विजय सेतुपति सर एंड त्रिशा मैम, और दूसरी फिल्म है फॉरेस्ट गम जिसकी बुक मैं पहले पढ़ चुका हूँ और 2013 में मैंने पहली बार फॉरेस्ट गम देखी थी। मेरी इन फिल्म से मोहब्बत की इंतहा कुछ यूं है कि इनके मामले में मैं कभी बायस्ड नहीं हो सकता और इस वीडियो में मैं फॉरेस्ट गम को लेकर, आमिर खान को लेकर, लाल सिंह चड्ढा को लेकर अपना हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। देखो, जो फिल्म आती है उसके साथ अगर रीमेक का टैग होता है तो उसको हेट मिलनी जायज़ है, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रीमेक सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बनाई जाती और रीमेक्स के नाम पर बॉलीवुड को ही बगैर कुछ सोचे बदनाम करना इज़ नॉट फेयर। हॉलीवुड में भी रीमेक्स बनाई जाती हैं, बल्कि हॉलीवुड की कितनी क्लासिकल फिल्में हैं जो असल में रीमेक्स हैं। अगर साउथ ही की एग्जाम्पल ले लें तो थलपति विजय की फेमस फिल्म नन बन जो आई थी वो आमिर खान की 3 इडियट्स की रीमेक थी, जिसको ना सिर्फ पॉजिटिव लिया गया बल्कि 7+ रेटिंग IMDb पर इसको मिली थी। एक रीमेक बनाने की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली ये कि तब किसी फिल्म का रीमेक बना जब वो सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि आपके पास सक्सेसफुल कैरेक्टर्स, सक्सेसफुल स्टोरी रेडी होती है, आपने सिर्फ उस पर बिजनेस करनी होती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि किसी किरदार, किसी स्टोरी से आप इस कदर कनेक्ट हो जाते हो, इमोशनल लिंकेज बन जाता है कि आप ड्रीम करते हो कि काश इस मूवी से मेरा कोई नाता, कोई ताल्लुक होता। इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हो, जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं और उस फिल्म में आपको एक स्पेसिफिक चीज़ पसंद आती है तो आप अपने जिस दोस्त के साथ बात करते हो तो आप उसे कहते हो कि ये फिल्म देखो और उसमें स्पेसिफिकली ये वाली पार्ट देखो। अब 96 का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि जब मैंने 96 पहली मर्तबा देखी थी तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि काश कुछ ऐसा होता जिससे मैं इस फिल्म का पार्ट बन पाता, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं इस फिल्म को अपने तरीके से नया करके बना सकूं। और आमिर खान की इस फिल्म को लेकर डेडिकेशन देकर पैरामाउंट पिक्चर्स से इतने साल सिर्फ राइट्स खरीदने की जो जद्दोजहद थी उसको देखकर पता चलता है कि आमिर खान सिर्फ चाहते हैं कि हमें फॉरेस्ट गम के बारे में पता चले, उनकी लाइफ के बारे में पता चले इन अ देसी वे। और ये चीज़ मुझे मजबूर करती है कि मैं आमिर खान को एटलीस्ट इस पॉइंट पर तो रिस्पेक्ट दूँ। थोड़ी सी हिस्ट्री देखने से पता चलता है कि आमिर खान ने रीमेक्स को कभी ऑप्शन समझा ही नहीं। अगर 1 या 2 रीमेक्स मिल भी जाती हैं उनके कैरियर में तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उन रीमेक्स का लेवल क्या है कि आज भी उनकी कल्ट फॉलोइंग्स हैं। फॉरेस्ट गम इज़ अ क्लासिक, आप जो भी कह ले, लेकिन फॉरेस्ट गम जैसी एक और मूवी बनाना और उस जैसी एक वाइब देना तो नामुमकिन है, ऐसा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो जो फिल्म है वो हर किसी के दिल में बैठ चुकी है। और जो लोग ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन लोगों ने एक मरतबा फॉरेस्ट गम देखी हुई है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप फॉरेस्ट गम जैसे या फिर उसके लेवल की कोई मूवी दे रहे हो। लेकिन मैं सिंपली आमिर खान से ये चाहता हूँ कि वो फॉरेस्ट गम को कॉपी करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपना एक इंडियन देसी वर्जन ऑफ फॉरेस्ट गम हमें दिखाएं जिससे लोग एंटरटेन हो सके। फिल्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अभी YouTube पर आ चुकी हैं उन्हें देखने के बाद पता चलता है कि आमिर खान ने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि वो फॉरेस्ट गम को कॉपी ना करें बल्कि अपना एक वर्जन क्रिएट करें जिससे वो लोगों को आसानी से अट्रैक्ट कर सके और उन्हें फॉरेस्ट की स्टोरी बता सकें। सिर्फ एक्टिंग की ही बात की जाए तो एज फॉरेस्ट टॉम हैंक्स ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल टाइम दी है, जिसको मैच करना इज़ नॉट अ जोक एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस, जिससे हज़ारों साल तक एक्टर्स इंस्पिरेशन लेने वाले हैं, रेफरेंसेस लेने वाले हैं अपने कैरेक्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर लाल का किरदार मुझे एंटरटेन करता है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पीके जैसा लग रहा है या फिर समर जैसा।
कभी कभी कोई कैरेक्टर इतना फेमिलियर इसीलिए लगता है क्योंकि जो एक्टर प्ले कर रहा होता है वो इससे पहले सेम मेंटालिटीज़ का कोई कैरेक्टर प्ले कर चुका होता है। अब अगर हम धूम 3 में समर का कैरेक्टर देखें तो समर मेंटली चैलेंज्ड है, जिसकी वजह से उसमें इनोसेंस आ जाती है। अगर हम पीके का कैरेक्टर उठाएं तो वो एक एलियन होता है जिसमें इमोशंस नहीं होते पहले, तो इसीलिए वो इनोसेंट नज़र आता है। और अगर हम फॉरेस्ट गम का कैरेक्टर उठाएं तो ओरिजिनल वर्जन में फॉरेस्ट एक रोबोटिक टाइप ऑफ पर्सन होता है जिसके इमोशंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही करता है जो दूसरे उसे कहते हैं। मतलब ये आप उसे एक रोबोट कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि आमिर खान ने उस रोबोटिक सॉर्ट ऑफ वर्जन को आगे लाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर डिजाइन करने की कोशिश की है जो चाइल्डिश है। और चाइल्डिश होना एक ट्रेट है इनोसेंस का, यानी चाइल्डिश होना या फिर इनोसेंट होना एक दूसरे के पैरेलल है। हमने देखा कि 3 कैरेक्टर्स समर, पीके और लाल का जो कैरेक्टर है वो तीनों इनोसेंस उनमें पाई जाती है, इसीलिए हमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही है, इसीलिए हमें फील हो रहा है कि एक ही कैरेक्टर हम देख रहे हैं, क्योंकि ये 3 कैरेक्टर्स विद सेम मेंटालिटीज़ आमिर खान ने बैक टू बैक प्ले की हुई है। चलो एक क्विक क्वेश्चन करते हैं कि आमिर खान की फिल्में इतनी चलती क्यों हैं? सिंपल सवाल है, लेकिन आज तक शायद इसका जवाब कोई भी आसानी से नहीं दे पाया। 2 डॉक्यूमेंट्रीज आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आई थी। पहला लगान की मेकिंग है और दूसरी जो है वो सीक्रेट सुपरस्टार की मेकिंग है। इन डॉक्यूमेंट्रीज में आप देखेंगे कि ये जो दोनों फिल्में बनाई गई थी आमिर खान की तरफ से, इनको बनाने का जो प्रोसेस था वो किस तरह था। बाकी एक्टर्स के लिए किसी फिल्म में कॉन्ट्रीब्यूशन करना यह है कि उन्हें सिर्फ अपना रोल करना होता है, लेकिन आमिर खान की फिल्में उनकी फिल्मों में उनकी डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट और पैशन से ही चलती हैं। यही वजह है कि आमिर खान जितना टाइम ज़्यादा देते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी फिल्में सक्सेसफुल होती चली जाती हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखते हैं तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आप एंटरटेन भी होने वाले और आपको पता चलने वाला है कि आखिर ये फिल्म मेकिंग जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है और आमिर खान की फिल्मों में डिफरेंस क्या है। अब ये तक देखने वाले हैं कि कोई भी फिल्म ख़त्म होने तक आमिर खान उस फिल्म से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक फ़र्द को अपने घर पर रहने देते हैं, एक साथ एक फैमिली की तरह। आमिर खान सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट यानी एक्टिंग में ही काम नहीं करते, बल्कि जब हम उनकी फिल्म की म्यूज़िक एल्बम्स को भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें भी उन्हीं की एडवाइसेस से ऐसे चेंजेस आते हैं जो उन म्यूज़िक एल्बम्स को और खूबसूरत बनाते हैं। आजकल बॉलीवुड से हमारी शिकायत है कि बॉलीवुड अच्छे गाने नहीं बनाता। सो ब्रो जाओ और कहानी सुनो, मैं की करा सुनो, तुर्कलियाँ सुनो। What songs यार, totally melted my heart। फॉरेस्ट गम के जितने कैरेक्टर्स थे उनका कैरेक्टर आर्क डीप था, हर एक कोई फिलॉसफी शो करता था, हर एक की अपनी रियलिटी थी, अपनी एक बैक स्टोरी थी और हर एक कैरेक्टर अपने हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर तक अभी तो हमें कोई खासा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन नहीं मिला है, लेकिन एक कैरेक्टर जिसने मेरा दिल छू लिया वो था नागा चैतन्य का बाला। बाला जो रियल वर्जन में है वो बाबा का कैरेक्टर है। मुझे कभी नहीं लगा था कि बाबा का कैरेक्टर कोई इतना खूबसूरती से भी प्ले कर सकता है, इतनी इनोसेंस के साथ। मुझे सच में रियल वाले बाबा की याद आ गई। और इनका जो एक कैरेक्टर है वो उन्हीं के ग्रैंडफादर ANR पर बेस्ड है, जो कि साउथ सिनेमा के एक लेजेंड है और जिन्होंने सिनेमा के लिए बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई है। लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट करने की बात की जा रही है। इसकी वजूहात ये है कि आमिर खान ने एक मरतबा मोदी जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था। तो लोगों से मेरा सवाल है कि क्या जब महंगाई 2 दिन के लिए बढ़ जाती है तो आप अपने घरों में बैठकर गवर्नमेंट को गालियां नहीं देते, सेम लीडर्स को गालियां नहीं देते? तो क्या आपको बैन कर दिया जाए? या क्या किसी से इसलिए नफरत की जाए क्योंकि वो शख्स किसी दूसरे शख्स को लेकर अपना एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग नजरिया रखता है? इतने सारे फेक रियलिटी शोज में सत्य में विजेता जैसा एक शो करना गलत नहीं लगता मुझे। नूपुर शर्मा के केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ थिंग, लेकिन जब आमिर खान की बात आती है तो ये वायलेंस है। आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप मारने की कोशिश कर रहा होता है, उसने आपको टारगेट किया होता है। आप टीवी पे आते हो, आप एक इन्फ्लुएंशियल शख्स हो और आप ये स्टेटमेंट देते हो कि मेरी बीवी कहती है हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, तो इसमें गलत क्या बात है? अगर नूपुर शर्मा कल को आती हैं और ये स्टेटमेंट देती हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो उनके लिए तो ये चीज़ सिंपैथेटिक होगी। उनको ये खिताब दिया जाएगा कि वो एक फाइटर है और अब उनके साथ ये जुल्म ना किया जाए, वायलेंस ना किया जाए। लेकिन अगर आमिर खान करे तो #देशद्रोही। फॉरेन से अगर लोग बाबास के पास आएँ तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन अगर एक मुसलमान हज करने की नीयत से अपने घर से बाहर निकलता है और सऊदी की तरफ जाता है और रास्ते में उसे एक स्कॉलर और एक स्पोर्ट्समैन मिल जाते हैं और उनके साथ वो एज अ फ्रेंडशिप पिक्चर्स खिंचवा लेता है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? ऐसे तो विराट कोहली को भी बाइकआउट कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने मोहम्मद आमिर को अपना बैट गिफ्ट किया था।
एक पॉलिटिशियन दूसरे मुल्क के पॉलिटिशियन से मिले तो डिप्लोमेसी, लेकिन अगर आमिर खान तैयब अर्दोगान की वाइफ से मिले, तुर्की जाएं, तो इसमें गलत क्या बात है भाई? ह्यूमैनिटी, लव, पीस, अंडरस्टैंडिंग जैसे टर्म्स भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इस बात को समझो। इस चीज़ में कोई गलत बात नहीं है। रिलीजियस इंसल्ट्स की बात करें तो इस पर मैं बहुत कम बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी मज़हब को टारगेट किया जाए, बल्कि हर एक मज़हब को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर एक मज़हब जो है उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। मैं खुद हर एक के मज़हब की इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा करूँगा, और कभी भी दूसरों के इमोशंस को हर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। और अगर आमिर खान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है जिससे लोगों के इमोशंस हर्ट हुए हैं तो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन बात की जाए पीके की, तो इंडिया में और भी बहुत से फिल्म्स बने हैं जिनका सब्जेक्ट रिलीजन था, जैसे फॉर एग्जांपल ओ माय गॉड। जब मैं उस फिल्म को देख रहा था तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो एज अ मुस्लिम मुझे लगे कि यार अगर किसी हिंदू को ऑफेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। इनफैक्ट परेश रावल को कोई पूछता नहीं है, अक्षय कुमार को विमल के लिए पूछा जाता है, रीमेक्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन कभी कोई इनसे ये नहीं कहता कि तुमने ऐसी एक फिल्म बनाई थी जो ऐसे एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को टारगेट कर रही होती है। और रही बात पीके की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पीके जो है सिर्फ आमिर खान की ही मूवी नहीं थी, कहानी आमिर खान की नहीं थी, उस मूवी को डायरेक्ट आमिर खान ने नहीं किया था। और सिर्फ अगर आमिर खान को इस चीज़ के ऊपर टारगेट किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। और एक कॉमन सेंस की बात यार, कि एक इन्फ्लुएंशियल शख्स जिसको पता है कि उसकी मेजॉरिटी ऑफ फॉलोइंग किस रिलीजन से है, तो वो जानबूझकर इंटेंशनली कोई ऐसी प्रोजेक्ट में काम क्यों करेगा जिससे उसके फैंस ऑफेंड हो सकते हैं। आमिर खान एक इंसान है जो गलती कर सकते हैं, और उनकी गलती पर उन्हें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। और बाकियों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि YouTube पर कुछ वीडियोस देखने के बाद आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। किसी की पर्सनल लाइफ, किसी के स्टेटमेंट से आप उनके काम को जज नहीं कर सकते। एंड बिसाइड्स, लाल सिंह चड्ढा जो है वो आमिर खान की फिल्म नहीं है। भले ही आमिर खान की इन्वॉल्वमेंट उस फिल्म में ज़्यादा है, लेकिन ये बात भी सोचने लायक है कि उस फिल्म से, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हज़ारों लोग हैं, जिनसे फिर हज़ारों और लाखों फैमिलीज़ जुड़ी हुई होती हैं। बाकी दुनिया से सारी लगती सिर्फ तुम हो प्यारी, हो मुझे पसंद इस तरह मैं की करूं।